Question number one. Okay, so क्या कह रहा है? Saying that the figure 1.1 shows a speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road. So there's a speed time graph with a car traveling uh, on a horizontal straight road. Describe the motion of the car in figure 1.1. Acha, if you look at the graph, first of all, it's a speed time graph. That means straight horizontal line जो speed time graph की होती है, that basically gives us the वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो 0 से 10 सेकेंड्स तक तो है, 0 से जो 10 सेकेंड्स तक की वैल्यू है ये आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड की है। ठीक है जी, यूनिफॉर्म स्पीड कह लो या फिर आप कांस्टेंट स्पीड कह लो, तो ये वैल्यू आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड की है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सेकंड मार्क की बात करूं तो 10 से लेकर आपके पास 50 सेकेंड्स तक आपकी जो है डिसेलरेशन हो रही है। सो डिसेलरेशन हो रही है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास जो है जब सवाल की बात आती है तो आप डिसेलरेशन को स्टेट करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। तो आप जो है एक तो डिसेलरेशन आपने स्टेट कर दी कि क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो ये डिसेलरेशन हो रही होगी, और ये डिसेलरेशन जो होगी ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है जी, और आपने नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन आपने स्टेट कर देंगे। इस तरीके से कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि मैं पॉइंट्स में आंसर लिख रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से आपको लिखा है। ठीक है, आपने जो है एक्स से जो है बात उसमें लिखनी है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है, ताकि आपको मार्क्स एग्जामिनर दे सके। ऐसा ना हो कि वो इस पे भी सब मेहनत करने के बाद भी मार्क्स ना दे। मूविंग ऑन, at time t is equals to 0, the engine of the car is switched off. ठीक है जी, t is equals to 0, the engine of the car is switched off, the brakes are not applied. Name two forces that acts on the car to cause the change in motion after 10 seconds. ठीक है, अच्छा यहाँ पे 10 सेकेंड पे इंजन को स्विच ऑफ कर दिया। वो फोर्सेस दो जो इसको रेजिस्टिव फोर्सेस प्रोवाइड कर रही होंगी। ठीक है, फॉर अ फैक्ट अगर मैं ये कहता हूँ, मेरी बात को समझने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन शो करता हूँ कि आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक, मैं फोर्स लगा दूं इस डब्बे पे, ठीक है, और उसके बाद इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगा के मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं, तो ये डब्बा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा जब मैं फ्रिक्शन इसकी लगा के, और ये एकदम से जो है थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये डब्बा जब स्लो डाउन हो रहा है या रेस्ट पे आ रहा है तो ये दो चीजों की वजह से आ रहा है। पहली चीज जो हमारे पास होगी वो एक तो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। ठीक है, फ्रिक्शन होगी, ऐसा सिर्फ नाम लिखना है तो फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन इनफ। और दूसरी हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी। इन दो फोर्सेस की वजह से ये जो बॉक्स है ये रेस्ट पे आ जाएगा। इट वुड कम टू रेस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पोजिशन। ठीक है, डिसेलरेट होगा, रेस्ट तो नहीं आ रहा। एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, एक्सेलेंट। ओके, सजेस्ट व्हाई फिगर 1.1 इज अ कर्व एट आफ्टर टाइम इज इक्वल 10 सेकेंड्स। ये कर्व क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या वजह हो सकती है कि सर ये जो ग्राफ है ये हमारे पास नहीं सर, एक एयर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सर, एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज पर यूनिट टाइम। नहीं सर, नहीं सर, आपने बात उल्टी कर दी है अब्दुल्ला भाई। एयर रेजिस्टेंस वो डिक्रीज, एयर रेजिस्टेंस कम होगी, एयर रेजिस्टेंस वो चेंज एज अ स्पीड चेंजेस। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस जितनी स्पीड ज्यादा होती है उतनी एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो एज द कार इज स्लोइंग डाउन ना, कार स्लो डाउन, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। नहीं बेटा, डिसेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, वो तो बता दिया कि वो कर्व क्यों है। आप इसका परफेक्ट आंसर इस एतबार से लिखते हैं दैट रेजिस्टिव फोर्सेस, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इज गोइंग टू चेंज। मैग्नीट्यूड मतलब वो जो नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इज चेंजिंग या चेंज होगा। इसकी वजह भी समझ लें, मैं पहले एक सिंपल वे में बताता हूँ कि इफ यू लुक एट, इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में क्या हो रहा था, एज द स्पीड वाज इंक्रीजिंग एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी। तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है जब स्पीड चेंज हो रही होती है। अच्छा, गाड़ी पे अगर फॉर अ फैक्ट इसको ऐसे एज्यूम करो कि बाइक या गाड़ी चला रहे हो तो यू स्विच ऑन द इंजन, तो जब गाड़ी की स्पीड तेज है ना, यू वुड फील द प्रेशर ऑफ एयर टू बी वेरी मच। एज द कार इज स्लोइंग डाउन ना, आपका जो प्रेशर है एयर का पड़ने वाला वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। तो दीज द बेसिक आंसर वुड बी द रेजिस्टिव फोर्स इज गोना चेंज या फिर डिक्रीज। तो ये आपके पास बेसिकली वैल्यू है कि वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिसेलरेशन का इससे ताल्लुक नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, वो तो बिल्कुल हमें पता चल रहा है, बट अदर देन दैट थोड़ा सा इस पर रेजिस्टिव फोर्सेस के चेंज होने की बात करनी चाहिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बिटवीन टाइम 10 seconds एंड टाइम 20 seconds, टाइम 10 और टाइम 20 seconds के बीच में
द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस, ठीक है, कार की स्पीड जो है बदल रही है, ठीक है, फ्रॉम 18 मीटर्स पर सेकेंड टू 11 मीटर्स पर सेकेंड। द कार हैज अ मास ऑफ 1200 kilograms, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार इन दिस टाइम। अच्छा जी, सो चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू के एतबार से निकल आता है, ठीक है जी। आपके पास मास 1200 का है, फाइनल वेलोसिटी जो है आपके पास जो है 11 है, ठीक है जी। मास इज अगेन 1200, ठीक है जी। और वैल्यू जो है 18 है, ठीक है। आई थिंक इस 1200 टाइम्स 11, ठीक है, ये वैल्यू इज गोना बी -8400। तो ये चेंज नेगेटिव का है, ठीक है जी। आपने, मैं ये पर्सनली हमेशा बोलता हूँ कि जब भी चेंज इन मोमेंटम चेंज मांग रहा हो तो चेंज को आप स्टेट पॉजिटिव ही करो, ठीक है। नेगेटिव साइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। हाँ, ये आपको पता है कि मोमेंटम इज रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये -8400 एक्चुअली टेल्स यू दैट द मैग्नीट्यूड इज रिड्यूसिंग, बट एज फार एज द चेंज इज कंसर्न 8400 जो है आपके पास न्यूटन मीटर का या फिर केजी मीटर्स पर सेकेंड का चेंज आ जाएगा, ठीक है। वट एवर सूट्स, ठीक है। इसमें मैं मशवरा नहीं देता कभी भी साइन लिखने का, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर कोई लिख देता है तो इट्स वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। होता है बेटा, बट ये चेंज मांगा है, चेंज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में दिया चाहिए, भले से आपकी हाइट बढ़ी हो या कम, चेंज जो होता है कितना फर्क आया, फर्क पॉजिटिव नेगेटिव लिखने से बेहतर कि फर्क कितना आया, वो हमें पता चल रहा है, स्पीड कम हुई है तो कम ही हुआ होगा। तो मैं इसमें हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कोशिश करेंगे जो है उसको पॉजिटिव ही लिखें, ठीक है। चेंज की वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखा जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, आपको पता है यार कि टाइम 0 से 20 सेकेंड्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो 10 सेकेंड का है, ठीक है। तो 10 से 20 तक टाइम जो हुआ वो 10 सेकेंड्स का है। तो आप अगर बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के बराबर होती है। एंड यू हैव द चेंज इन मोमेंटम दैट इज 8400, यू हैव द टाइम दैट इज 10 सेकेंड्स। तो आपकी फोर्स 840 न्यूटन्स आ जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सही है, अच्छी हो गई, ठीक हो गई। अच्छा, मूविंग ऑन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अ गुड क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। फिगर 2.2 shows a rider on an electric scooter. The scooter contains a battery and a motor to drive the back wheel. Okay. State the name of energy stored in the battery. बैटरी के अंदर हमेशा कौन सी एनर्जी स्टोर? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सेलेंट। एवरीवन पे सेट करो ये ना बेटा, एवरीवन पे सेट कर दो। खजर अब्दुल क्या नाम है इसका? हाँ, क्या था, अब्दुल्ला, सब एवरीवन पे कर दो। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वर्क डन द स्टेजेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वर्क डन द स्टेजेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर। वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास वो बता दो कि किस तरीके से हमारी एनर्जी जो है, वर्क डन मतलब एनर्जी चेंज, वर्क डन बेसिकली चेंज इन एनर्जी, उसकी बता दो, स्टेप्स बता दो कि आपकी एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी। तो कोई इसका आंसर करना चाहे और टेक अ मिनट आंसर कर दें, फिर मैं जो इसका आंसर बता देता हूँ। बैटरी के अंदर से वो बोल रहा है कि बैटरी है, ठीक है। बैटरी डेफिनेटली, बैटरी किससे चलती है? पाथवे का नाम बता दो मुझे, बैटरी कौन से पाथवे को जो है इन यूज करेगी? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से मैंने मुंह से ही बोल दिया, इलेक्ट्रिकल पाथवे यूज होता है, ठीक है जी। केमिकल डेफिनेटली टू इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक, यू वेरी मच क्लोज, ठीक है जी। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि आपके पास केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी। केमिकल एनर्जी विल टर्न द मोटर बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई द फोर्स ऑफ द, ओके, वेरी क्लोज, ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल सही लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर को ऐसे लिखेंगे दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट विल कॉज वर्क डन ऑन द व्हील्स, वर्क डन ऑन द व्हील्स या स्कूटर, ठीक है, वट एवर सूट्स यू, एंड स्कूटर विल मूव फॉरवर्ड। तो ये आपने इस एतबार से अलोंग दीज लाइन इसका आंसर दे दोगे, आपको पूरे मार्क्स इसमें
मिल जाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, देखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा है, ठीक है, समझे इस चीज को। क्या बोलता है, द टोटल मास ऑफ द स्कूटर एंड द राइडर इज 70 kgs। ठीक है, मास स्कूटर और राइडर का 70 किलोग्राम है। कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जस्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वेदर स्कूटर हैज अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, बहुत ही सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास 1/2 मास कंबाइंड आपके पास 70 है, ठीक है, सा हल्का सा बंदा है, और 4 का स्क्वायर, ठीक है। आई गेस ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर ही लोगे यार, ठीक है जी। 560 जूल्स, 560 जूल्स इसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, वेरी गुड यार, मूविंग ऑन। ओके, किलोवाट आवर्स का सवाल है, वेरी गुड, अच्छा। ये भी रिसेंटली पेपर्स में आ सकता है, ठीक है, 2023 के बाद किलोवाट आवर नहीं आया, 25 में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। किलोवाट आवर हम लोगों ने कॉस्टिंग निकाली थी, सबने निकाली थी, कॉस्टिंग से सवाल आ सकता है, ठीक है। डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय किलोवाट आवर, तो मैंने बताया था एनर्जी कन्वर्टेड बाय अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, ठीक है। एनर्जी कन्वर्टेड बाय अ डिवाइस ऑफ 1 kilowatt for 1 hour is basically given as kilowatt hour। एक डिवाइस 1000 वाट की जो 1 घंटे में चलती है, तो जितनी पावर एनर्जी वो कंज्यूम करती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड किलोवाट आवर। अच्छा, मूविंग ऑन, क्या बोलता है, अच्छा जी, द स्कूटर stops working because the battery is totally discharged, ठीक है। This means that there is no more energy stored in the scooter। The battery is then recharged using a 70-watt power supply। Calculate द टाइम टेकन फॉर फुल टू फुली चार्ज द बैटरी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पावर हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास 0.35 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो इसकी पावर है दैट इज 3500, सॉरी 0.35, 350 वॉट्स, 350 वॉट की इसमें पावर है, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको फुली चार्ज होने में। अच्छा, इस 70 वॉट पावर ये 1 घंटे में दे सकती है, जो आपके पास चार्जिंग है बैटरी की। 70 वॉट का मतलब है कि 1 घंटे में ये 70 वॉट पावर चार्ज कर सकती है, तो 350 वॉट ये एक्स आवर्स में चार्ज करेगी, ठीक है। 70 वॉट पावर सप्लाई का ये मतलब होता है कि 1 घंटे में ये 70 वॉट बिजली चार्ज कर सकती है। तो आप जस्ट इसको 350 डिवाइडेड बाय 70 की वैल्यू एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आवर्स आ जाएगी। अगर ये 1 घंटे में 70 चार्ज करती है, 2 घंटे में 140, एंड इट वुड टेक 5 आवर्स टू चार्ज द बैटरी कंप्लीटली, ठीक है। तो ये 5 घंटे लेगी पूरी बैटरी को चार्ज करने में। सर कैन यू क्लेरिफाई सिंस ऐसे नहीं डालेंगे। अच्छा बेटे, जब किलोवाट की बात कर रहे हैं, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। बेटे जो पावर रेटिंग होती है ना, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। 70 वॉट की डिवाइस है, 80 वॉट की डिवाइस है, 100 वॉट की डिवाइस है, तो ये जितनी भी पावर रेटिंग डिवाइस की होती है हमेशा 1 घंटे पे होती है, ठीक है। ये वो पावर है जो वो डिवाइस 1 आवर में कंज्यूम करती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। हमने कॉस्टिंग में बात की थी, ये हमेशा जो है याद रखिएगा, ये पावर हमेशा हमेशा जो है 1 घंटे में कंज्यूम हुई हुई पावर होती है। तो ये जो भी पावर रेटिंग होती है किसी भी चीज की, कि ये इतने वॉट की बैटरी है, ये इतने वॉट की चीज है, तो ये 1 घंटे में जो पावर दे रही होती है, दैट इज बेसिकली दैट, ठीक है। तो ये हमेशा, इसमें कोई कन्वर्जन रेशो नहीं है अब्दुल्ला, ये डायरेक्टली आवर्स में होता है, ठीक है। मूविंग ऑन, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इन अ गैस ट्यूब इज trapped by a seal at one end of the tube and by a column of mercury. The mercury is free to move within the tube. ठीक है, the mercury is rotated slowly from a vertical, okay, as shown, to the horizontal as shown. The volume of the gas increases and the temperature remains constant. ठीक है जी, describe why rotating the tube changes the pressure of the gas in the sealed end। अच्छा जी, देखो यार, क्या बोल रहा है कि यार हमारे पास जब मैंने इस पोजीशन से इसको चेंज किया, तो इस सील्ड एंड पे प्रेशर चेंज क्यों हो गया, ठीक है। नहीं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, ये मरकरी का एक वेट था, ठीक है, डेफिनेटली मरकरी का एक अपना वजन था, ठीक है। ये मरकरी डाउनवर्ड फोर्स, हमेशा वेट डाउनवर्ड एक्सर्ट होता है। जो गैस यहाँ पे ट्रैप थी, उस पे ये मरकरी का अपना वजन भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से सील्ड एंड पे काफी ज्यादा जो है फोर्स अप्लाई हो रही थी, प्रेशर अप्लाई हो रहा था।
बट जब मैंने इस मर्करी को शिफ्ट किया, इस पोजीशन में चेंज कर दिया, ठीक है, इसकी जो मैंने आपके जैसे कहते हैं कि फ्लिप कर दिया, तो हमारे पास मर्करी जो अपना फोर्स थी, जो अपना वजन था, ऐसे कह लो यहाँ मरकरी जब इधर आ जाएगा, हालांकि अभी भी सील्ड ही है, ठीक है, हवा निकल नहीं सकती, बट मरकरी का अपना वेट जो है इस गैस पे नहीं लग रहा होगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे दैट इन वर्टिकल पोजिशन मरकरी वॉज exerting a force that was removed in horizontal position। चाहो तो इसको एक्सप्लेन भी कर दो, weight always acts vertically downwards। तो ये बहुत परफेक्ट इसकी जो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। Explain using idea about particles why the pressure of the gas decreases when its volume increases। तो अब इसमें जो है वो वाली बात वही कि भाई प्रेशर ऑफ गैस क्यों बढ़े कम होगी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप इसमें वही चार रिवायती लाइनें लिख दीजिएगा कि हमारे पास क्या कहते हैं उसको। एक तो लेस कोलिजन, लेस कोलिजन बिटवीन ईच अदर एंड विद द वॉल्स। मैं पॉइंट्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाए। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, ठीक है, पॉइंट्स में अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला पॉइंट मैंने आपको कहा था कि बेटा वो जो है नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है इसकी वजह से लेसर चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर लेस फोर्स एंड लेस प्रेशर। ये क्या नाम है इसका, याद करो चंदा। अदना अहमद अदनान बेटा, मैंने क्लास में उस दिन यही बात है मेरे ख्याल से अब्दुल्ला ने पूछी थी कि मैंने उसको बताया था स्पेसिफिकली दैट बॉयल्स लॉ वाली स्टेटमेंट इज नॉट मेंशन्ड, इट्स फॉर कॉन्सेप्ट। ये बात याद होनी चाहिए दैट व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस। द रीजन फॉर दैट इज स्टेटेड इन द आंसर, तीनों पॉइंट्स। बट व्हाई इज दैट सो, वो जो बॉयल्स लॉ वाली स्टेटमेंट है कि इनवर्स रिलेशनशिप, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कभी भी मार्क्स स्कीम में, वो नहीं होता। तो मैं इसी आंसर्स को इसी तरीके से जो है बोलता हूँ हमेशा, जो है आप मेंशन करें। अच्छा, द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इज 0.30 मीटर्स, ठीक है, मर्करी कॉलम की लेंथ दी हुई है। द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इज दिस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द ट्यूब, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस इन द ट्यूब। ठीक हो गया जी। आपके पास गैस पे कितना प्रेशर है? सबसे पहले तो एक सेकंड, डेंसिटी दी हुई है, ग्रेविटी और डेप्थ 0 पॉइंट। अच्छा जी, देखो यार वो क्या बोल रहा है कि ये जो गैस है इस पे क्या प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो एक तो इस गैस पे ये मरकरी का प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है जी, और दूसरा यार ये जो हमारे पास अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। तो ये दोनों प्रेशर इस गैस पे एक्सर्ट हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, रो जी एच प्लस एम जी, वेरी गुड, रो जी एच प्लस ए टी एम, एक्सेलेंट यार, ये हम लोगों ने क्लास में किया था, जो टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला था। डेंसिटी हमारे पास 14,000 है, ठीक है, ग्रेविटी इज 9.8, डेप्थ 0.30, और इस साथ इसमें जो है मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 × 10⁻⁵। मैं इसको जरा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, 14,000 टाइम्स 9.8 टाइम्स 0.30 प्लस 1 × 10⁻⁵। अच्छा जी, मेरी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 141160, ठीक है। अब मसले की बात यह है कि इवन डेक 2023 के बाद से एस्टिमेट, यस यस यस, एक्सेलेंट, तो वो हमेशा टू सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर देता है, ठीक है, हमेशा टू सिग्निफिकेंट फिगर पे देता है। और आई वुड रिकमेंड कि आप भी इसको ऐसे ही दें, ठीक है, और ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, यू वुड गेट ऑल द मार्क्स फॉर दिस, कोई परेशानी की बात नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अगेन वेरी वही वाला बात आ गई कि प्रेशर और बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ हम लोगों ने क्लास में किया था, बॉयल्स लॉ का ग्राफ की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट्स 2p पे हाफ v, ठीक है, एंड 2v पे हाफ p। सो दिस इज द सेम ग्राफ जो हम लोगों ने पास्ट पेपर्स में भी देखा हुआ है और लेक्चर में भी किया हुआ है, ठीक है।
प्रेशर में किया था। मेरे ख्याल से ये आपने इसको याद रखना है कि यही ग्राफ बनता है, ठीक है। इसको भी हमेशा पी और वी की टर्म में देता है, न्यूमेरिकली भी दे सकता है, ठीक है। बट आप इसको इसकी फॉर्म में याद रख लें। ये समझ नहीं आया, अच्छा जी इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, प्रेशर में हम लोगों ने शायद पढ़ा था। अच्छा, नए नोट्स अगले सेशन के लिए बना रहा था ना, तो काफ़ी अच्छा। अच्छा जी, ये देखो, देखिए यार, हमारे पास जब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास प्रेशर जो है, बेसिकली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। So the pressure is one and the volume is half. So two times half is basically equivalent to one. ठीक है जी। वन टाइम्स वन हमारे पास फिर वन पे वन ही वैल्यू होती है। सो वी एंड वन, सो P1 and V1 अगर दोनों में वन वैल्यू पुट करूंगा तो दैट इज इक्वल टू वन। टू एंड हाफ, दैट्स टू मल्टीप्लाई बाय हाफ, दैट इज इक्वल टू वन। एंड देन टू टाइम्स हाफ, हाफ टाइम्स टू इज ऑल्सो इक्वल टू वन। तो P1 V1 P2 V2 हमेशा इक्वल होता है। कहीं से भी अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है, ठीक है। आप इसको, ये कोऑर्डिनेट्स और ये ग्राफ की कॉन्सेप्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में किए थे। अलबत्ता किसी को नहीं क्लियर तो रिकॉर्डिंग देख ले, उसमें काफ़ी जो है डिटेल में समझाया था। अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, ये पेपर खत्म करना है, तो ये इस तरीके से जो है प्लॉट होता है। आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, वेरी एक्सेलेंट यार। चलो टेम्परेचर का भी सवाल कर लें। अच्छा, एक्सपेक्टेड है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है टेम्परेचर चेंज का सवाल इस साल, ठीक है। लेंसिस का सवाल एक्सपेक्टेड है, टेम्परेचर चेंज का सवाल एक्सपेक्टेड है, केल्विन स्केल वाला ना। ये दो सवाल एक्सपेक्टेड हैं जो कि आने के चांसेस हैं, एक लेंसिस के और एक टेम्परेचर चेंज के। दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है कि पेपर में होंगी। फिगर 4.1 shows the particle atoms to one instant in the sample of iron at the temperature below its melting point, ठीक है। सही है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, दैट मींस इट्स कोल्ड, ठीक है। इट्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट से कम सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड वाले एस्पेक्ट में, ठीक है। स्टेट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल एंड द सेल्सियस स्केल, ठीक है जी। ओके। फिगर 4.1 shows the particle of atom at one instance in the sample of iron at the temperature below its melting point. State the lowest possible temperature of, अच्छा 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 अच्छा, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दुनिया में, अच्छा सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस से कम कोई टेम्परेचर नहीं होता। दैट इज बेसिकली इक्वलेंट टू 0 केल्विन, ठीक है। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज -273.15 है वैसे, बट -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। इससे लोएस्ट कोई टेम्परेचर नहीं होता। इस टेम्परेचर को 0 केल्विन कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें मुझे उम्मीद है आपको याद होंगी, ठीक है। The temperature of the solid increases. ठीक है, temperature of solid increases. The sample remains a solid. Describe how the motion of the particle changes. अच्छा जी, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सॉलिड ही है, तो मोशन किस तरीके से चेंज होगा? तो पार्टिकल्स वुड बी कोलाइडिंग एंड मूविंग लॉट फास्टर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से, दो नंबर का, एक तो पार्टिकल्स विल बी कोलाइडिंग एंड वाइब्रेटिंग एट अ फास्टर रेट। अच्छा, मैं पर्सनली, ठीक है, मैं पर्सनली जो है ये आंसर समझता हूँ कि मोर देन इनफ है 2 नंबर के लिए, ठीक है। वाइब्रेट मोर विगरसली ओवर फिक्स पोजीशन, एक्सीलेंट बेटा, ये भी बिल्कुल सही है, वही बात है। वाइब्रेट फास्टर, विगरसली, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा, ये क्या नाम है? साहब क्या पूछ रहे हैं? माइनस में नहीं, नहीं नहीं नहीं, केल्विन इज नॉट इन नेगेटिव, केल्विन टेम्परेचर इज नेवर इन नेगेटिव, ठीक है। केल्विन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। मूविंग ऑन। The solid melts. State what happens to the internal energy and the temperature of the solid as it melts. ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अगेन, इंटरनल एनर्जी जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नहीं 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 बेटा, गेन एंड काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की टर्म्स में हो जाएगा। ये सिर्फ मोशन की टर्म्स में बात कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मोशन की टर्म्स में और एनर्जी की टर्म्स में थोड़ा सा फर्क होता है। याद रखें, गैसेस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। गैसेस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। हमारे पास सॉलिड्स के पास मिनिमम इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो व्हेन यू आर पासिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड टू गैस, पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फास्टर विद लाइक इंक्रीजिंग देयर इंटरनल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन देम ना, बिकॉज दे आर मूविंग विद देयर ओन सेल्फ। गैसेस खुद ब खुद चली आती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल तो ये ऐसा नहीं है। आपके पास इंटरनल एनर्जी जो होगी इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे होते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ेगी। और टेम्परेचर जो है डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता।
लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सीलेंट यार, एवरीवन पे सेट करके जो है गाइस आंसर करो, ताकि सब लोग आपके आंसर्स को रीड करें। यू गिविंग राइट आंसर्स। अब्दुल्ला स्पेशली, अली, खजर वगैरह, तुम सब लोग एवरीवन पे कॉन्सेप्चुअली सब पढ़ लेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ड्यूरिंग मेल्टिंग डजंट एब्जॉर्ब हीट to overcome bonds. Yeah, it doesn't. It absorbs heat to overcome the bonds. It doesn't absorb heat to change the temperature. So it does absorb heat to overcome the bonds, rather than absorbing heat in to increase the temperature. So it like is gaining heat, but it's not used to increase the temperature. Rather, it's just used in breaking the bonds. That's what happens in between boiling and evaporation. ठीक है, sensible heat is absorbed when to increase the temperature. Yes. अच्छा जी, part B. Abdullah, I hope may this makes sense. अच्छा. Student places a 300 grams piece of iron in the boiling water until the iron is at the temperature of 100 degrees Celsius. अच्छा, ठीक है जी. Removes the iron from the water and places it immediately into the 100 grams of water at 25 degrees Celsius. The iron cools and the water warms until they both reach the temperature of 44 degrees Celsius. Okay. The specific heat capacity of water is this. No energy is lost to the surrounding. Calculate the change in energy of the water as it warms up. So E is equals to mc delta T. So when it comes to water, the mass of water was 100 grams. Okay. I would have to convert it in kgs because my value is in joules. Balki you are not required to convert it in kgs because the value of heat capacity is given in grams per degree Celsius. तो आप ग्राम्स में ही यूज करेंगे, ठीक है। मास 100 ग्राम्स है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 200 4.2 दी हुई है, ठीक है जी। वेरास आपके पास चेंज इन टेम्परेचर वाटर का 25 initially and then it reaches 44. So 44 take away 25, your value is going to be 19. So just multiply the 3 and you would be left with 7980. अच्छा, बहुत बेसिक मसला। गाइस 7980 की टू सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे अगर आप 7900 करते हो तो दैट्स नॉट करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ 9 है। तो सच ए नंबर अगर आप इसको कन्वर्जन करते भी हो तो ये जैसी नेक्स्ट होल नंबर जो है इट वुड बिकम अ 10 एंड दिस वुड गेन 1। सो डेफिनेटली दिस वुड बी कन्वर्टेड टू 8000, ठीक है। ये मैंने बहुत कॉमन गलती देखी है कि यार बहुत पढ़े लिखे बच्चे ये गलती करते हैं, कि वो इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। दैट्स रॉन्ग, ठीक है। 7980 की टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ कर ही नहीं सकते 2SF में, ये 1SF में ही राउंड ऑफ होगी क्योंकि ये 9 है यहाँ पे। अब ये 8 का जब बढ़ाते हो तो आप इसको नेक्स्ट नंबर पे लेके जाते हो। नहीं बेटा, हाशिर बेटा, नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। आई वुड रिकमेंड कि इसको 8000 पे ही लेके जाओ, ठीक है। मतलब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में कहने में आंसर नहीं दे रहा। सिलेबस चेंज के बाद से लास्ट 3 years में कभी भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में मस्ट है बेटा, मस्ट है, ठीक है। आपने राउंड ऑफ ही करना है, ठीक है। आप 7980 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप उसको राउंड ऑफ ही करेंगे, मस्ट ही है इसको, ठीक है। इसको मस्ट समझ के कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। राउंड ऑफ करना मस्ट है, ठीक। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। अच्छा, लेट्स से कि यार ये 8000 जूल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन सराउंडिंग। ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है आयरन गेन कर लेगा, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट, ओके। कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी ऑफ द वाटर एज इट वार्म्स अप, ठीक है। ठीक है, गेन इन एनर्जी वाटर की है, ठीक है। वो आयरन वो एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। तो दिस गेन इन एनर्जी ऑफ आयरन will be equal to the loss in energy of iron would be equal to the gain in energy of water. So again, same formula would be used. ठीक है, E is equals to mass of iron is given as 300. Specific heat capacity निकालनी and change in temperature is going to be 100 minus 44, which is equivalent to 56. ठीक है, तो 8000 divided by 300 times 56, your value is going to be 0.476. C की value is 0.476, which is again converted to 0.48. That is going to be your value. ठीक है. Yes, energy would remain same just because he's saying that no energy is lost to the surrounding. ना? Energy is not lost to the surrounding. Answer would be wrong अगर round off ना करें। अच्छा देखिए, क्या नाम है इसका, आई डोंट नो वो कौन सा बच्चा है, बट बेटे याद रखिएगा, आंसर वुड नॉट बी रॉन्ग, बट आंसर ही मे नॉट गिव यू द मार्क फॉर दैट, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट आंसर आपका उससे सही भी आ जाए, बट आई वुड नॉट रिकमेंड आप आंसर 2SF में ही देंगे, 1SF में देंगे जब जहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि
ये कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। मैंने एज सच इसका कोई मार्क्स की डिडक्शन होते हुए देखी नहीं है ना, मेरे ऐसा देखा है। बट एक चीज़ जो उसने रिकमेंड की हुई है, जो उसने स्टेट की हुई है, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। देयर अ क्वाइट अ बिट ऑफ चांस कि वो मार्क्स इस पे काट ले, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जो बताया वैसे ही कर लें, ठीक है। एनर्जी वुड रिमेन सेम जस्ट बिकॉज कि उसने कहा नो एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्या बोल रहा है? अंडरलाइन द टू ट्रांसवर्स वेव। सही है जी। तो ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहले हमारे पास सेस्मिक वेव्स, ऑल सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स, एंड देन एक्स रेज आर आल्सो ट्रांसवर्स बिकॉज एक्स रेज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने थोड़ा सा वेव्स में है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट आपके पास बेटा जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जो सेस्मिक वेव्स हैं उनमें दो टाइप्स हैं। एक आपके पास सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स हैं, और एक हमारे पास सेस्मिक जो है प्राइमरी वेव्स हैं, ठीक है। तो सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स जो है आपकी हमेशा जो है ट्रांसवर्स होती हैं। सेस्मिक प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों अर्थक्वेक में होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, एंड देन सेस्मिक सेकेंडरीज आर ट्रांसवर्स, ठीक है। ये आपके इसी तरीके से रहेगा। एक्स रेज सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी की सारी ट्रांसवर्स होती हैं, उनमें कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि सेस्मिक वेव्स में सेकेंडरी आर ऑलवेज ट्रांसवर्स एंड प्राइमरी आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, ठीक है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है जी। जी इसमें जो है ये प्रॉपर्टीज वगैरह भी याद रखिएगा कि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर ऑलवेज ऑल ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Figure 5.1 shows a wooden bar and a glass block in a ripple tank. The depth of the water in the tank is less than the height of the glass block. ठीक है जी। ठीक है, वुडन बार है, ठीक है जी। एक ग्लास ब्लॉक है, ठीक है। The speed of the water wave is 27 centimeters per second. The wooden bar moves up and down once every 0.15 seconds to create the crests. ठीक है, मतलब एक सेकंड में अराउंड 5-6 बार या 6.6 टाइम्स ऊपर नीचे होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द वाटर वेव इज 27 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है आपके पास। आपको पता है कि यार हमारे पास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला है, बट फिलहाल ऐसा नहीं है। द स्पीड ऑफ द वाटर वेव इज गिवन एज 27 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। द बार मूव्स अप्स एंड डाउन्स टू क्रिएट क्रेस्ट, ठीक है। आप इसको भी कह लें कि ठीक है, सही है। स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी स्पीड 27 है, ठीक है। वन वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, आपके पास 1/0.15। यस, सो आपके पास वेव बनाने का टाइम पीरियड दिया हुआ है, दैट्स 0.15 सेकेंड्स। आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड यूज करेंगे, ठीक है। टाइम इज 0.15, आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 6.66। दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू 6.7 या 6.7 या 6.7 हर्ट्ज हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। स्पीड आपके पास दिए भी है, फ्रीक्वेंसी अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको वेवलेंथ भी निकालनी है। 27 डिवाइडेड बाय 6.7, आपके पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा की, दैट इज गोइंग टू बी 4.029। तो 4.0 ही हो सकती है, क्योंकि 4.03 जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में चले आता है। तो 4.0, बट सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर्स है ये, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर्स में सेकंड में स्पीड थी, डेफिनेटली इसमें यूनिट दिया हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं हो सकती बेटा, कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने सेंटीमीटर्स में मांगी हुई है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम पीरियड वाला, बेटा फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, दैट फ्रीक्वेंसी के मतलब बेसिकली एक तो उससे आ सकता है। दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी हमारे पास, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव जनरेटेड इन 1 सेकेंड। आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसने कहा कि हर
0.15 सेकेंड्स के बाद एक क्रेस्ट क्रिएट, मतलब हर वेव बनाने में 0.15 सेकेंड लग रहे हैं। तो 2SF 3SF 2 डेसिमल प्लेस। बेटा देखो, बेटा मैं माशाल्लाह आप अच्छे खासे स्टूडेंट हो यार, मैथ्स के क्या हो गया। बेटा एक बात समझो, 0.345 ये है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसमें जीरो के बाद तीन नंबर्स जो है सिग्निफिकेंस रखते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसकी। अगर मैं इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आऊंगा तो ये 0.35 बन जाएगा राउंड ऑफ होके, ये 2SF हो गया। 1.75 ये है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि वन की भी वैल्यू है, सेवन की भी वैल्यू है, फाइव की भी वैल्यू है। सर इधर जीरो की वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि वो 0.34 इज अ डिफरेंट थिंग, 0.345 और थोड़ा सा और उसकी एग्जैक्टेड वैल्यू होगी, तो सिग्निफिकेंस नहीं है। इधर वन की सिग्निफिकेंस है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 1.8 पे राउंड ऑफ होगा एज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3920 ये है 3SF का, क्योंकि ये तीनों नंबर्स की वैल्यू है डेफिनेटली, फिर एक जीरो, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब जीरो जीरो ही होता है, वन होता तो वो एक स्पेसिफिक नंबर आ जाता। अब इसको अगर मैं 2SF में करता हूं तो ये 20 की राउंड ऑफ 3900 लिखूंगा, क्योंकि अगर ये 5 होता तो नेक्स्ट राउंड ऑफ पे जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने दो नंबर वाला नंबर बनाना है, ठीक है, आसान भाषा में दो नंबर वाला नंबर बनाना है, 99%, 99.99%। अब अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाए 7945, तो भी आप इसको 7900, ये दो ही नंबर वाला बन रहा है। उस सूरत में अगर 7992 आ जाए, सर अब जब इसको 7900 करेंगे तो ये इसकी राउंड ऑफ करेक्ट नहीं है। इसी सूरत में जब आपके पास नाइन के आगे कोई फाइव से बड़ा नंबर हो जाता है, तो उसकी राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर में पॉसिबल नहीं होती, तो उसको आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में मजबूरन कन्वर्ट करते हो। और इस पे सिचुएशन में आप करना दो ही सिग्निफिकेंट फिगर में चाहते हो, बट वो पॉसिबिलिटी में नहीं आता। तो ये कन्वर्जन है, ठीक है। ये मतलब बेटा इतनी मैथ्स के स्टूडेंट हो, पेपर है 10 दिन बाद, इतनी जगह मैथ्स में बोलता है कि 2SF में आंसर दो, वन एंड डेसिमल प्लेस में आंसर दो, तो बेटा ऐसे सवाल मुझसे पूछे हुए तुम अच्छे नहीं लगते हो बेटा। शर्म करो। आगे बढ़ते। द वेव डायफ्रेक्ट एट द राइट हैंड एज ऑफ द ग्लास ब्लॉक, ठीक है, ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ टू क्रेस्ट आफ्टर द पास। अच्छा, डायफ्रैक्शन थ्रू एन एज, देखें गैप पड़ा हुआ है, याद करेंगे डायफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। डायफ्रैक्शन थ्रू एन एज के अगर सवाल देखें तो ये इस एतबार से जाएगा कि आपके पास एक ब्लॉक है, तो जब आपके पास डायफ्रैक्शन होती है तो ये इस तरीके से जो है आपकी कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन थ्रू एन एज में आप इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है बेंड करेंगे, सिंस इस एन एज, तो ये आपके पास हल्का सा जो है ये स्ट्रेट के साथ बेंड हो जाएगा। तो ये हल्का सा आपने इसको बेंड कराना है, ठीक है। तो ये आपके पास मैं थोड़ा साफ नहीं बना सकता, बट ये कि डायफ्रैक्शन थ्रू एन एच इस तरीके से आपके पास हो जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये असल में अली ये नेक्स्ट सेशन के नोट्स हैं, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये 2025 के सिलेबस के नोट्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि 2025 की हैं, ठीक है। ये मैंने बनाई कल परसों है, ये मैं कैसे शेयर कर दूं, मैं कर दूंगा, चलो ठीक है। मैं वो चीज़ें अभी ये बेटा रॉ हैं, इनमें बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं हुए हुए, मतलब क्वेश्चनिंग और लेक्चर है। सॉरी, 26 28, 26 27 28 यार, अगले साल का सिलेबस सही है, ठीक है। ये रॉ नोट्स हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी चीज़ें जो है रॉ हैं, ठीक है, मैं अलबत्ता शेयर कर देता हूँ, उसमें खाली हैं आपके गैप्स होंगी, ये बुक है। तो ये अभी इसमें बच्चों को करवाने के लिए मैं प्रिंटेड फॉर्म में नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा प्लानिंग चेंज कर रहा था। अगले साल के सिलेबस थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, हमारे एक स्टूडेंट हैं अब्दुल्ला अदनान साहब, उन्होंने मुझे उस दिन, अभी है यहाँ पे अब्दुल्ला, उसने मुझे थोड़ी सी उस दिन ऐसी एक जुमला बोला जो कि उसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा है। तो उसकी मशवरे पे मैंने थोड़ा सा जो है कंटेंट को डिटेल ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाल दी। सीखोगे अगले साल इंशाल्लाह, जो है एएस के लिए भी किया, तुम लोगों के काम आएगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब ने मुझे माशाल्लाह मोटिवेट किया, बोला सर ऐसा करें, मैंने कहा ठीक है यार, क्यों नहीं यार। ऑलवेज अप फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बेटा, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग, whether you're a teacher, you're a student, whether you're anyone, I'll share them beta, don't worry. Acha, the wave diffract at right hand
एज ऑफ द ग्लास ब्लॉक, ठीक है, वेव डाइफ्रैक्ट करती है राइट हैंड एज ऑफ द ग्लास ब्लॉक को, ठीक है। ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ टू क्रेस्ट आफ्टर द पास, ये हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द वेव विद अ स्मॉलर वेवलेंथ इज मेड विद द वुडन बार। अच्छा, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, देखिएगा गाइस, कुछ चीज समझाता हूँ कि आपके पास जो है अ, अब ये भी बेटा अगले सेशन के लिए, ठीक है, हाँ ये भी नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे देखेंगे कि अगर मैं इसमें से जो है आपके पास साइड व्यू पे जाता हूँ, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैं, याद रखिएगा, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो आप पानी की लहरों को देखें, लहरें छोटी आ रही हैं, ठीक है, वुडन में, और कोई भी बात नहीं है, ये पानी के ड्रॉप्स करो या वुडन बार मूव कराओ, सेम थिंग, ठीक है। तो अगर देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये है कि बार की मूवमेंट फास्ट करो, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि जो वेवलेंथ है वेव की, दो लहरों के क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मोशन की स्पीड, वुडन बार को फास्टर मूव करवाऊं। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ, लेट्स सपोज मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो अब आप देखोगे कि वेव का जो लेंथ है, जो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, वो बढ़ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली, आपने जो है जो काम करना है, डिस्क्राइब हाउ द वेवलेंथ इज मेड शॉर्टर, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है कि यही करना है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट, ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ वुडन बार बढ़ानी है। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द डिक्रीज इन वेवलेंथ अफेक्ट्स द डायफ्रैक्शन, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, देखिए सर, अगर हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो डायफ्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है। अगर वेवलेंथ शॉर्टर होती है तो डायफ्रैक्शन कम हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ जो होगी हमारे पास, जिसमें वेवलेंथ शॉर्ट होगी, उसका फैलने का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ देयर इज लेस डायफ्रैक्शन, तो हमारे पास जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन। तो लेस डायफ्रैक्शन या लेस बेंडिंग, इसको आप ऐसे कह देंगे कि लेस डायफ्रैक्शन, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हाँ, V is equals to F lambda beta. Definitely, there's only one law that states that beta. It's always inversely proportional to lambda beta. That's the basic law of waves. Frequency is inversely proportional to lambda. That's the basic thing. That's the only law that we study in waves. Okay, moving on. It's always there. Okay. Figure 6.1 shows an electric circuit containing a filament lamp, a resistor R, a 12-volt battery, and a 5 meters. Okay, okay. 5 meters. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The reading on the ammeter 1 is 0.25. If the reading on ammeter 1 is 0.25 amperes, the reading on voltmeter 1 is 3 volts. Determine the reading on the other meters. अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Containing a filament lamp and a resistor. ठीक है, अच्छा। अच्छा देखो यार, 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट ये खा गया, तो बचे कितने? तो 12 की बैटरी के 3 वोल्ट अगर ये खा गया, तो बाकी बचे अपने पास, अल्लाह भला करे, 9 बज गए, और ये 9 वोल्ट डेफिनेटली कंज्यूम कर रहा होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा वोल्ट मीटर 2 है, दैट इज गोना बी कन्वर्टिंग लाइक कंज्यूमिंग 9 वोल्ट। अच्छा, सिंस द होल circuit is in series, or like, don't worry about the voltmeter, they are always connected in parallel, but the overall circuit is a series circuit. So in a series circuit, the current in all the circuit remains constant, so ammeter 2 and 3 are going to be reading 0.25 as amps. So 0.25 amps are going to be ठीक है, तो ये आपके पास वोल्टेज की रीडिंग आ गई। आई होप ये बात भी सबको क्लियर होती है। मूविंग ऑन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर, ठीक है, आर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। आपके पास इसका वोल्टेज है, आपके पास करंट है, कुछ भी नहीं करना, वी इज इक्वल्स टू आई आर करना है। वोल्टेज आपके पास 9 वोल्ट्स है, करंट आपके पास 0.25 है, रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 9 गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 0.25 बेसिकली टाइम्स बाय 4, तो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस 36 ओम्स आ रही होगी, जो आपकी रेजिस्टर आर की रेजिस्टेंस है। अच्छा जी, द रेजिस्टर ओबेज हुक्स लॉ, ओ सॉरी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वोल्टेज दूंगा उतना करंट जाएगा, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस टू बी कांस्टेंट। अगेन, करंट इज directly proportional to the voltage या proportional to the potential difference, keeping
फिजिकल कंडीशन, और स्पेसिफिकली जो है मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ी राइटिंग जो है, हाँ टेम्परेचर सेम, एक्सीलेंट फिगर बेटा, बहुत पढ़ाई करो माशाल्लाह, गुड। अच्छा, फिगर 6.2 shows a IV graph, current voltage graph है, ठीक है, of filament lamp. The battery in figure 6.1 is replaced with a different battery which has a different EMF, यहाँ पर electromotive force. The voltage across the lamp increases to 6 volts, ठीक है, लैम्प का वोल्टेज 6 वोल्ट्स कर दिया. यूजिंग डेटा फ्रॉम द ग्राफ डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेकंड बैटरी. ठीक है, यूजिंग डेटा फॉर द, ओके ठीक है, पहले तो यार बड़ी गुड क्वेश्चन, ठीक है, सही है. 6 वोल्ट जब मैं इसको कर रहा हूं तो मेरे पास जो करंट आ रहा है दैट इज 0.35. ठीक है, बैटरी रिवर्स कर दी है, रिप्लेस कर दी है, चेंज कर दी है, ठीक है, तो अब वो वाली बैटरी है नहीं कि 12 वोल्ट की माइनस कर दो, ऐसी गलती मत करना, बच्चे कर देते हैं, ठीक है. अब जब ये लैम्प का वोल्टेज 6 है तो इसका मतलब करंट सर्किट में 0.35 है, ठीक है. सर सीरीज सर्किट है तो थ्रू आउट करंट 0.35 ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा. आपके पास, आपने ईएमएफ निकालना है बैटरी का, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करेंगे. याद रखें, वो रेजिस्टर चेंज नहीं हुआ, उसकी रेजिस्टेंस अभी भी 36 ही रहेगी. करंट अलबत्ता अब थोड़ा बदल गया है, दैट इज 0.35 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है. हम लोगों ने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.35 टाइम्स इट बाय 36. थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 12.6. आपके पास 12.6 वोल्ट जो है इसके वोल्टेज आ रहा है, किस चीज का, ये रेजिस्टर आर का. सर फिर वही गलती करते हैं बच्चे, ये आंसर लिख देते हैं, ये आंसर नहीं है बच्चा, ये आंसर नहीं है. आंसर वो बोल रहा है डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. ये जो वोल्टेज अभी निकला है ये रेजिस्टर का वोल्टेज आया है नई बैटरी के बाद. फिलामेंट लैम्प का वोल्टेज हम लोगों को पता था 6 है, तो आपके पास 12.6 के साथ 6 ऐड करेंगे और आपका जो वोल्टेज आ रहा होगा ये आ रहा होगा 18.6. अगेन ये आंसर नहीं है, 2 SF में राउंड ऑफ करने के बाद 19 वोल्ट इसका आंसर देना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी योर 3 मार्क्स. A lot of students do not read the question, they know the answer, they know everything. I've seen this in the examination. Don't get overexcited, don't get overconfident. Read the question to an extent कि आपको बात क्लियरली समझ आ रही हो, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ऐसे हवा में नहीं कीजिएगा, गलती हो जाती है. क्या हुआ, ठीक है बेटा, समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ. उसने हमें बोला कि सर ये एक करंट वोल्टेज ग्राफ है, वो जो सर्किट है वो सेम है, यहाँ से ये बैटरी हटा के दूसरी बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज हमें नहीं पता. ठीक है जी, बैटरी का वोल्टेज नहीं पता. उसने कहा कि जब ये बैटरी हम लोगों ने लगाई है तो हमारा जो वोल्टेज है दैट इज बेसिकली 6 वोल्ट्स फॉर दी, लाइक करंट वोल्टेज ग्राफ पे जो फिलामेंट लैम्प का वोल्टेज है वो 6 आ रहा है, ठीक है. आपने सवाल में बताया उसने, ठीक है, कि लैम्प का वोल्टेज 6 है गाड़ी में. आपके पास जो है यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा वो 0.35 आ रहा होगा, ठीक है जी. ठीक है, तो 0.35 वोल्ट्स जो है आपके पास वोल्ट जो है करंट आ रहा था. अब क्योंकि ये करंट सेम है, क्योंकि करंट अब इसका 0.35 आया है, तो लाजमी सी बात है सीरीज सर्किट में हर जगह करंट जो होगा 0.35 ही होगा, ठीक है. इसका वोल्टेज नई बैटरी पे 6 वोल्ट है, इसका वोल्टेज हमें नहीं पता, ठीक है, बट हमें पता है कि यार इसका जो करंट है वो 0.35 एम्पेयर है, और इसकी रेजिस्टेंस भी सर हमें पता है, ये कितनी हमने लोगों ने निकाली थी, 36. आपने जो है V इज इक्वल्स टू आई आर लगाना है. आपने सबसे पहले इस रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना है, करंट 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 36. आपके पास जो वोल्टेज आया रेजिस्टर का ये आ गया सर 12.6. इसके साथ फिलामेंट लैम्प 6 वोल्ट्स वोल्टेज कंज्यूम कर रहा था, टोटल वोल्टेज आया 18.6 जो पूरी बैटरी दे रही है. 6 इधर चला गया सर, यहाँ पे अभी आपने निकाला 12.6 इधर चला गया, टोटल वोल्टेज हमारी बैटरी का 18.6 आया. राउंड ऑफ करके इसको 19 लिखेंगे क्योंकि आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देते हैं, तो ये 19 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. अभी भी नहीं समझ आया तो बेटा अभी कुछ नहीं हो सकता, बाद में बात करेंगे, ठीक है. मूविंग ऑन. Ultraviolet radiations, UV rays, in one is one component of the electromagnetic spectrum.
State the name of other two components of electromagnetic spectrum that have a wavelength then that have a smaller wavelength than like ultraviolet radiations. अच्छा जी, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्मॉलर वेवलेंथ की बात करूंगा, तो यहाँ तो हमें एक्स रेज मिलती हैं, यहाँ हमें गामा रेज मिलती हैं। ठीक है। जी बेटा, हमारे पास जो स्मॉलर वेवलेंथ्स हैं वो एक्स रेज और गामा है। ठीक है, तो आपके पास एक्स रेज और गामा ये दोनों ही रेडिएशंस आपके पास स्मॉलर वेवलेंथ के हैं। वन यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज का काम हम लोगों ने सन बेड्स वगैरह पढ़ा था। तो अल्ट्रावायलेट रेज में हमारे पास टैनिंग में होती है यूज। ठीक है, यूवी रेडिएशंस, और हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो आप कोई भी इनमें से जो है टैनिंग लैंप्स में स्क्रीन नहीं 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 नहीं, अबे भाई अल्ट्रासाउंड है वो। सनबेड्स स्टेरलाइजिंग। ठीक है हाँ। बेटा मारना है क्या? अच्छा बेटा, वो आपने प्रीनेटल प्रीनेटल स्कैनिंग में यूवी रेस दी बेटा, अंदर बच्चे का बेटा कबाब हो गया। ऐसा नहीं करो यार, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है तो अच्छा, मूविंग ऑन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके पास जो है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन डैमेजेस द आई। स्टेट व्हाट अनदर डैमेज। ठीक है हाँ यार, ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने तो अल्ट्रावायलेट रेस के एक तो स्किन कैंसर कॉज कर सकती है और एक आई डैमेज कॉज कर सकती है। ठीक है, इट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड इट कैन कॉज आई डैमेज। तो आपके पास उसने आई डैमेज बोला हुआ है, तो कैन कॉज स्किन कैंसर, तो ये आपके पास जो है सेकेंड चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्किन कैंसर कॉज करती है। ठीक है, टैनिंग तो बेटा मसला नहीं है। हाँ हाँ बेटा, ये अभी असल में मैं वीकनिंग आईसाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, डैमेज टू रेटिना लिख सकते हो। हाँ यार, ये अहमद, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अभी बनाए हैं। दे आर बेसिकली दे आर फॉर द लाइक सिलेबस ऑफ 2025। कुछ चीज़ें इसमें नई भी हैं, तुम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। ये IGCSE ओ लेवल्स के नए बनाए। ये अभी तुम पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला पूछ रहा था एनालॉग और डिजिटल का ना। ये IGCSE के सिलेबस का है। तो ये तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बट हाँ इसमें काफ़ी चीज़ें वो लेवल्स में भी ऐड होंगी नेक्स्ट ईयर से। तो हाँ इंशाल्लाह मैं देखता हूँ इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा ठीक है, 7.1 shows a ray of light. The ray of the ray passes into the semicircular block of glass at A and leaves the glass at B. Okay, state the name of the angle given as 40. ये straight line हो रही है, तो ये critical angle कहलाएगा, going to be called as a critical angle. Calculate the refractive index of the glass. So, refractive index critical angle दिया हुआ है, n is equals to 1 over sin c का फॉर्मूला है। ठीक है जी, क्रिटिकल एंगल के जो है आपके पास साइन एंगल इज 40. So 1 divided by sine 40, you would be getting the value of 1.56. 1.6 ही कर लेंगे इसको। ठीक है जी, तो 1.6 आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1.55 ग्राउंडेड ऑफ टू 1.6। अच्छा जी, थोड़ा सा बने रहिएगा। वी हैव गॉट जस्ट 3 more questions left and they are very good। अच्छा जी, मूविंग ऑन। फिगर 8.1 shows a step down transformer used to operate the electric bulb। ठीक है, स्टेट द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड, सॉफ्ट आयरन यूज होता है। एक्सीलेंट। ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज होगा। ठीक है, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉफ्ट इन द कोर। एक्सप्लेन हाउ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। Current in the primary coil induces an alternating current in the soft iron core that interacts with the secondary coil, causes the change in magnetic flux. Hence, EMF is induced in the secondary coil। ठीक है, 4 legendary lines। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है, पहले इसने बता दी। तो इसको ऐसे लिखोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, मैं पूरा ही लिखूंगा, ऑल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल creates an alternating magnetic field, creates an alternating mag sorry magnetic field in the soft iron core that interacts with the secondary coil, causes change in magnetic flux, hence EMF is induced। hence EMF is induced। तो ये आप इसमें along these lines देख सकते हो। ठीक है,
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और कटिंग ऑफ फील्ड लाइन सेम बात होती है, ठीक है। तो अगर कोई वर्डिंग 19-20 हो तो इस पर परेशान नहीं होइएगा, ये परफेक्ट आंसर है। अच्छा, द ट्रांसफॉर्मर हैज 4600 टर्न्स, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, आ रही है इंशाल्लाह, अब हिम्मत करते हैं, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर हैज 4600 टर्न्स on the primary coil, which is connected to the main supply of 230 watts. An output of 5 volt is used to operate the bell. Calculate the number of turns needed on the secondary coil. तो ठीक है, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू वी पी ओवर वी एस। तो प्राइमरी कॉइल में हमारे पास जो टर्न्स हैं 4600 है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के निकालने हैं, प्राइमरी का वोल्टेज 230 है, सेकेंडरी का वोल्टेज 5 है। 5 into 4600 divided by 230, your value is going to be 100. So perfect 100 आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, सही है। रिवर ओके जी। State one change that can be made to the transformer shown in figure 8.1 so that it can be used as step up transformer। Step up transformer करने के लिए बेटा टर्न्स बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इंक्रीज द आउटपुट टर्न्स, ठीक है। आप जो है आई वुड रिकमेंड कि इंक्रीज secondary turns to more than 4600। तो ये आपके पास जो है, हाँ ये भी कह सकते हो कि आप टर्न्स को फ्लिप कर दें, ठीक है। आई गेस दैट वुड बी करेक्ट। तो कोई भी एक चेंज जिससे आप ये स्टेप अप बना दें, दैट वुड डू। अच्छा जी, ये आसान सवाल है मैग्नेटिज्म का, सॉरी इसका क्या नाम है उसका, रेडियो एक्टिविटी का। बट आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन इज गुड। अच्छा, a radioactive source emits alpha particles, beta particles, and gamma radiations. State which type of radiation produces the strongest ionizing effect। तो सर strongest ionizing effect कौन सी radiation देती थी? I guess that's alpha, very good, alpha particles, highest charge, highest ionization। State which type of radiation is deflected the most in the magnetic field। छोटा है, सबसे ज्यादा हिलता है, beta particles, excellent। Just like an electron deflected the most in the magnetic field, ठीक है। Moving on, figure 9.1 shows the Geiger-Miller tube of the counter। The radioactive source is placed in 10 centimeter mark from the GM tube, ठीक है। There is a count rate of 800, ठीक है। Just इसके बाद फिर there is a 5 millimeter thick metal that's basically used to stop beta। Explain how the readings show that the source emits beta particle and gamma radiation। अच्छा, first of all, as the metal is placed, तो reading जो है नीचे आ रही है, ठीक है। इसका मतलब the radiation from beta is stopped as count rate goes down significantly। count rate significantly कम हो रहा है, ठीक है, 600 के अबाउट। this shows that source emits beta। और ये काउंट रेट 200 तक है, ठीक है। दैट इज हायर वैल्यू देन बैकग्राउंड रेडिएशन, दैट शोज कि इसमें गामा भी अभी है, ठीक है। रिमेनिंग counts shows some radiation has passed, hence only gamma radiations। as they can pass through metal, ठीक है जी। सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, राइटिंग मॉर्निंग बहुत थक गया हूँ, ठीक है। State by the reading cannot be used to show that the source emits alpha particles। अच्छा जी, स्टेट बाय द रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू शो दैट द सोर्स इट्स अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी रेंज ही इतनी कम होती है, तो वो तो वैसे ही रुक जाएंगे, ठीक है। वेरी स्मॉल रेंज। तो फ्यू सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर तक वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब one way that the radioactive sources move safely in, okay, the school laboratory। कोई भी यार जो है मैंने तरीका बताया था, एक तो लेड बॉक्स यूज कर लो, टोंग्स यूज कर लो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेथड जो है, लेड बॉक्स, हाँ परफेक्ट यार, ठीक है। कोई भी मेथड दैट कैन बी यूज, ठीक है। लेड बॉक्स ही मुझे सही लगता है, हमेशा यूज लिखता हूँ। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स।
State what is meant by light year. So it is the distance traveled by light in one Earth year. ठीक है, 1 year 1 Earth year, ठीक है, सेम थिंग। अच्छा, द सन इज वन स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी। स्टेट द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोगों ने पढ़ा था, याद करें, 100,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखवाए थे, हालांकि वो सिलेबस के अंदर भी हैं, बट जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बताई थी ना, जो चीज़ें मैंने ओ लेवल्स वालों को स्पेसिफिकली बताई थी, वो तो मतलब फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। तो 100,000 लाइट ईयर्स डायमीटर है मिल्की वे का, ठीक है। तो ये बात, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। यूज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग लिस्ट। अच्छा जी, मैसिव स्टार है, मैसिव स्टार रेड सुपर जायंट बनेगा, रेड सुपर जायंट के बाद इट वुड ब्लास्ट इनटू अ सुपरनोवा, and then it would convert to a neutron star, or it would convert into a black hole, and the black hole is not given. Okay, ठीक है, सुपरनोवा, ब्लैक होल ही नहीं दिया हुआ, न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा, ठीक है, एंड देन इट कैन कन्वर्ट टू अ नेबुला एज वेल, ठीक है। देन देयर इज ब्लैक होल नहीं है, तो नहीं लिखा हुआ बेटा, ब्लैक होल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप नेबुला लिखेंगे, क्योंकि नेबुला इज बेसिकली सेटिंग ऑफ द लेयर्स, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार एंड दी ब्लैक होल की जगह आप नेबुला लिख देंगे, नेबुला भी बन जाता है, ठीक है। जब ब्लैक होल नहीं है तो इसमें आप, और ऑप्शन नहीं है, तो नेबुला लिखोगे। नेबुला इज बेसिकली शेडिंग ऑफ, हो सकता है ब्लैक होल, बट है नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, ब्लैक होल यहाँ लिखा हुआ है, सही है, इसके साथ अब क्या बन सकता है, तो नेबुला, ठीक है, सही है, सही, हाँ, सही सही, सॉरी यार, मैंने रीड नहीं किया था। तो सही है, सही है, तो नेबुला, ब्लैक होल बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, यहाँ पे नेबुला बन जाएगा। नेबुला बेसिकली शेडिंग ऑफ लेयर्स है, ठीक है। तो ये बात फिर इस तरीके से याद रख लो कि इट इज नॉट नेसेसरी कि नेबुला जो है, प्लानिटरी नेबुला, सिर्फ छोटे स्टार के लिए बने। इट्स पॉसिबल कि वो एक जाइंट स्टार के लिए भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पे, मैं, वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर के लिए हेल्प हो रही है, ठीक है। तो प्लानिटरी नेबुला भी बन सकता है, देयर अ चांस टू दैट, ठीक है। जब एग्जामिनर बोल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, स्टेज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार वेयर द हैवी एलिमेंट्स आर फॉर्म। तो हैवी एलिमेंट्स आर फॉर्म द सुपरनोवा, सबको ये बात याद होनी चाहिए, बहुत बार बढ़ा चुका हूँ, रिपीट भी बहुत बार हो चुकी है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी इट। काफी अच्छा लंबा टाइम लगा यार। अच्छा, current scientific understanding is that the universe begins 14 billion years ago in the event known as the Big Bang. Okay, that's the estimated life of the universe. That's 14 billion years ago. Explain one observation that supports the Big Bang theory. Okay. So the observation that supports the Big Bang theory is that the concept of redshift that shows us that the galaxies are expanding or universe is expanding. ठीक है, तो आप सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो रेड शिफ्ट। अच्छा, रेड शिफ्ट that shows universe is expanding. तो ये आपके पास पहला आ गया, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देयर आर सेवरल थिंग्स जो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो गैलेक्सीज, जो मैंने जिस तरीके से आपको नोट्स में लिखवाया था, दैट distant galaxies are moving at a faster rate, are moving away at a faster rate. So distant galaxies एक faster rate पे move कर रही हैं, that's one thing, ठीक है। इसके साथ जो है आप ये लिख सकते हो that okay, if universe is expanding, it would have been smaller at some point, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन इसमें जो है आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन की, सिंस मुझे हाजिक ने एक एमएस भेजी हुई थी, इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकली एमएस मेरे ख्याल से हाजिक ने मुझे भेजी थी, तो उसमें सीएमबीआर का जिक्र था, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस का जिक्र था। मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दे आर आंसर्ड दिस, बट आई वोंट रिकमेंड कि उस पर डायरेक्टली आप लिखिए, क्योंकि आपको सीखनी पड़ेंगी।
तो प्लीज़ जो है, जो जितना मैंने लिखा है तो इसी तरीके से लिखिएगा। जी बेटे मूसा, बिग बैंग थ्योरी के आने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आएगी, एक सवाल लाजमी ब्लैक उससे बनेगा, स्पेस से, तो उसमें पूछ ही लेता है। ठीक है, चलो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टीचिंग यू गाइस, बड़ा मजा आया, अच्छा पेपर था। इंशाल्लाह कल एक और पेपर सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और कल मॉर्निंग में